चार्जिंग क्या बोलता था, तीन मेन बातें बताना। एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी, ओनर। एनुअल वैल्यू अगर निकल गई प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी क्या होता था, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों होना चाहिए जी। और ओनर के हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर वो इंसान ओनर नहीं हुआ तो अदर सोर्स या फिर पीजीबीपी में जा रहा। ठीक है। फिर आपको ध्यान है हम लोगों ने एक समरी बनाई थी। समरी इन द सेंस पूरा कंप्यूटेशन। सबसे पहले क्या लिखा था, क्रॉस एनुअल वैल्यू। क्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर। कैसे निकलता है वो छोड़ो ना, एक्सपेक्टेड रेंट 100 रुपए, एक्चुअल रेंट 150 है। जीएवी क्या होगा, 150, जब आप खुद ही 150 कह रहे हो तो। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट 100 और जीएवी 40। आई एम सॉरी, जीए बोल, हाँ मतलब एक्चुअल रेंट में बोलना चाह रहा था, बिल्कुल आपने करेक्ट बोला 100। उसके बाद उसमें माइनस क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स। एग्जैक्ट बोलना, क्या लिखा था, म्युनिसिपल टैक्स पेड। पेड है भैया, उस पर भी एनालिसिस जाएगा। पेड बाय टेनेंट ने करा तो नहीं मिलता, ओनर लिखवाया, कीवर्ड्स है बेटा, म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट ओनर है, वो पेड लिखा है जो ओनर भी। उससे क्या आंसर आएगा हमारा, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी में से क्या माइनस करा जाता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। 24 ए क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने परसेंट, 30%। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, काय बात की बोरोइंग, कार लोन ना भाई, हाउसिंग। आपको एक बात बता दूं, अगर आपके नाम पे 4 घर है तो 4 कंप्यूटेशन बनेगी। तो जिस घर का बना रहे हो उस पर अगर लोन चल रहा है तो माइनस करेंगे, बहुत डिटेल बात चलेगी उस पर। क्लियर है बच्चे। चलिए तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज की जीएवी कैसे निकलती है बच्चों। ओके, हम लोगों ने जीएवी का फॉर्मूला लिखा था, है ना। जीएवी का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। दोनों निकालेंगे, जो हायर होगा वो जीएवी हो जाएगा। एक्चुअल रेंट पे कोई लंबी बात नहीं है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट की बात ही करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में लिखा क्या था वो याद करते हैं। क्या लिखा था बच्चे, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। एमवी क्या थी बच्चे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड। अब बात इतनी सी है, सर जी ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, ये फेयर वैल्यू क्या होता है और ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसके नीचे आप समझे कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है। आपको याद है हमने वो अदर सोर्स के अंदर करा था वो गिफ्ट्स वाला, उसमें वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती थी जो सरकार डिसाइड करती थी। बेटे किराया भी सरकार डिसाइड करती है। मान लो मेरे पास एक घर है, मैं उसको किराए पे दे रहा हूँ, वो मेरी मर्जी में आपको कितने पे भी दूं, सरकार कह रही है हमारे हिसाब से इतने पे जाना चाहिए। सो म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू एज पर द गवर्नमेंट। भाई मैं यहाँ का 1.5 लाख रुपए किराया दे रहा हूँ, सरकार कह रही है हमारे हिसाब से यहाँ का किराया 2 लाख बनता। अब उसका क्या इम्प्लीकेशन अलग बात है, बट गवर्नमेंट के हिसाब से क्या पर मंथ या पर एनम किराया है, उसको क्या बोला जाता है बच्चे, म्युनिसिपल वैल्यू। गिवन होगी हमको, गिवन होगी ये चीज कि भाई सरकार ये कह रही है इतना किराया। ठीक है, तो लेट सपोज मान लो गवर्नमेंट कह रही है, मैं ना एनुअली लिख रहा हूं। ठीक है बच्चे, हम लोग जो कंप्यूटेशन करते हैं वो मंथली करते हैं या एनुअली करते हैं, एनुअली। सरकार के पास इतना टाइम नहीं है आपसे हर महीने की कंप्यूटेशन मांगेगी। ठीक है, पूरा साल जब हो जाता है वो उसका हिसाब मांगती है आपसे। तो मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना आ रहा है, 6 लाख दे रखा है भाई क्वेश्चन। ठीक है, देन यू हैव फेयर वैल्यू। सर जी ये फेयर वैल्यू क्या होता है, फेयर वैल्यू होता है वैल्यू एज पर मार्केट। सिंपल बात बोलूं तो मार्केट वैल्यू बोल रहा हूं जी। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको एक आइडिया लेना है कि सर इस एरिया का रेंट कितना होगा, तो क्या आप वो आइडिया ले सकते हो, बिल्कुल बच्चे। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी डीलर जाएंगे, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो आपको 10 घर दिखाएगा, 10 एरियाज दिखाएगा, आपको एक आइडिया लग जाता है। जब हम लोगों ने ये जगह फाइनल करी थी तो ऐसे मतलब 10-15 जगह देखी थी।
ठीक है, तो मैं आइडिया लगा, फिर उससे आपको आइडिया लगता है जो अभी वाला है वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, मार्केट रेट है या नहीं है। सो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूँ, आप जिस घर में रहते हैं उसका भी एक मार्केट वैल्यू होगा ना, इतने रुपए किराए पे चला जाए। ठीक है, जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, ये कॉमन सेंस होनी चाहिए। सपोज करो एक घर है जो 1 करोड़ का है, अगर बेचे तो आपके साथ उस पे रेंट कितने तक का आ जाता है? 30-40 हजार रुपए पर मंथ, इतना, है ना? करेक्ट, गुड, अच्छा आइडिया आपका। ठीक है, तो आप एक लॉजिक सोचोगे, अगर आप 1 करोड़ लगाओ तो तुम्हें 30 हजार रुपये मिलेगा, मान लो, जो रीजनेबल है। मही साल का कितना हुआ? 3,60,000। सो व्हाट इज द परसेंटेज रिटर्न? मैं इन्वेस्टेड 1 करोड़, अब 1 करोड़ दे शेयर खरीदू सर, गोल्ड खरीदूं, प्रॉपर्टी खरीदूं, या एफडी करा लूं? यही तो सवाल होता है भाई, बंदे के पास पैसे होते हैं तो। अगर आप घर में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा बच्चे? आपने अगर घर ले लिया 1 करोड़ का, तो उसको रेंट पे चढ़ाओगे तो कितने रुपए आ रहे हैं आपके पास? 3,60,000। व्हाट इज द परसेंटेज? 3.6%। 3.6। तो कोई ऐसा ना एकदम ऐसे कंफर्म नहीं होता, हमारे घर वाले और जो जैसे बोलते हैं ना कि अरे प्रॉपर्टी ही बेस्ट रहती है, ऐसा जरूरी नहीं होता। इफ यू सी द, यू आर गेटिंग ऑन दिस 1 करोड़ 3.6%। अब आपके दिमाग में सर प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं, बिल्कुल बढ़ जाती है, लेकिन एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना भी जरूरी होता है। प्रॉपर्टी भी ऐसे नहीं है, आप अगर इधर की जगह लोगे 1 करोड़, वो हो सकता है 10 साल में 10 करोड़ या 5 करोड़ नहीं होगी, लेकिन जो एरिया अभी तक डेवलप नहीं है वहां लोगे, हो सकता है वो 10 टाइम्स हो जाए। समझ रहे हो? यहाँ के अगर मैं रेट्स बोलूं, साउथ दिल्ली के रेट्स बढ़ चुके हैं या अभी भी बढ़ते होंगे बहुत ज्यादा? बढ़ चुके। समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं बोलूं गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, हो सकता है वहां बढ़ जाए। और बेटे ऐसा भी होता है कि उसकी वैल्यू कम भी हो जाए, अगर वहां पे राइट टाइम पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, कुछ भी दिक्कत है तो गिर भी जाते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी टू अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप ऐसे कई रील्स में देखोगे लोग कहते हैं, और अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो हम ना फंस जाते हैं। उसकी जगह अगर आप रादर 5-5 लाख के 20 कंपनी में शेयर डाल दो तो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी ना खराब है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी से एकदम सिंगल हैंडेडली ये नहीं है कि बहुत बढ़िया चीज। समझ रहे हो? एनालाइज भाई, 3.6% तो एफडी तो 6-7% दे देता है आपको, और आपके सर पे वो झमेला रहेगा, किराएदार पैसे दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, कभी जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस, इनकम टैक्स, बहुत सारी चीजें होती। सो इट्स नॉट अ क्लियर कट। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। दुनिया नहीं समझेगी, वो बोले अरे नहीं नहीं प्रॉपर्टी, तुमसे बड़े होंगे, 50 साल के बैठे होंगे, तुमको मानना पड़ता बात। समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मार्केट रेट होता है, तो 1 करोड़ पे मोटा मोटी 30 हजार रुपए। तो ऐसी जनरली मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मार्केट रेट क्या हो गया बेटा? 30 हजार पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? मोटा मोटी लगा लेते हैं, 4 lakhs लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगाने कुछ भी लगा सकते वैल्यू तो। ठीक है, तो फेयर वैल्यू होता है मार्केट सर, एक गिवन होगा, गिवन होगा बच्चे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेंट। ओहो, ये क्या होता है बच्चे, सुना हुआ है कुछ? हाँ, दिस इज द रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। ओ माय गॉड, ये क्या होता है सर जी? आप बच्चे क्या उधर गए? मतलब मेरे एक रिलेटिव है, उन्हीं का ही ये है कि मतलब उनके, मैंने सिचुएशन देखी है उनकी। साउथ एक्स गए बच्चे? साउथ एक्स गए? ठीक है, साउथ एक्स मार्केट कह सकता हूँ, पॉश मार्केट है, लेफ्ट साइड में भी है, इधर भी है, अच्छी ब्रांड है सारी। तो अगर मैं उधर बोलूँ आपको, जितना ये एरिया है ना, जितना ये रूम है, इसका डबल कर, ठीक है, इस एरिया का डबल कर लो, तो उसका किराया कितना होगा साउथ एक्स में ग्राउंड फ्लोर का? कितना? 3-4 लाख रुपए। देखते हैं, एक बार तो एक कहानी बनाता हूँ। आप सब बच्चों ने आर्चीज सुना हुआ है? आर्चीज गिफ्ट शॉप होती है ना, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक साउथ एक्स में शॉप है, मेरे नोन, मेरी बुआ की शॉप है टेक्निकली। ठीक है, तो आर्चीज की उनकी शॉप है, तो वो ना टेनेंट है। ठीक है, तो वो हर महीना लैंडलॉर्ड को पैसा देते हैं, और जितना एरिया मैंने आपको बता दिया,
तो आपके हिसाब से महीने का किराया कितना होगा? 6 से 7 लाख रुपए। ओ माय गॉड, बिल्कुल हो सकता है बेटे। ये जो नीचे वाले फ्लोर पे अगर आपको कुछ आउटलेट दिख रहे हैं ना, उनके 2-2, 3-3 लाख रुपए तो बहुत आराम से किराया है, ग्राउंड फ्लोर के बहुत बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बट वहां का किराया 6 लाख नहीं है, 6 लाख से कम। क्या आप बता सकते हैं कितना कम होगा? 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख हो सकता है? 2 लाख नहीं हो सकता बेटे, 2 लाख से भी कम है, 2 लाख से भी कम है। 1.5 लाख हो सकता है इसी जगह का। 1.5 लाख नहीं हो सकता, 1.5 लाख से भी कम है बेटे। 1 लाख रुपए, इतना कम रेंट हो सकता है क्या? इतना कम हो ही नहीं सकता बेटे, और कम है बेटे। ओ माय गॉड, सर हमें दिला दो ये शॉप तो। 50,000 रुपए साउथ एक्स में, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, इससे भी कम है बेटे। 10,000 पर मंथ, अप्रोक्स कुड बी 15,000 और वट एवर। ठीक है, 10,000 रुपए का किराया। आपको मन कर रहा है ना किराए पे जगह लेने का बेटे? कह रहे सर पता नहीं बिजनेस क्या करेंगे, जगह दिलवा दो सर। ठीक है, क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये एक्ट का नाम समझोगे तो ये रेंट कंट्रोल एक्ट, आपको लग रहा है किसके फेवर में है? ये टेनेंट, रेंट को कंट्रोल कर। और ये ना 20 साल पहले के वो पुराना एक्ट, एग्जैक्ट। ठीक है, नहीं पर पहले से भी रह रहे तो लैंडलॉर्ड तो बढ़ा ही सकता है, वो बोले नहीं तो खाली कर दो। लेकिन ऐसे नहीं होता था पहले, मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि हर दुकान ऐसी हो जो पुरानी वाली है। तो एक ना एक्ट आया था, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो आप ये समझो कि 20 साल पहले ना, मान लो इस जगह की वैल्यू 20 साल पहले यही जो जगह थी, जैसे मैंने बताया इसका डबल, कितनी वैल्यू होगी उसकी? आज की वैल्यू चलो पहले लगा लो, इतना एरिया और इससे डबल कितना लग रहा है आपको? 5-6 करोड़ लग रहा है ये एरिया, और इससे डबल कितना? 3 करोड़ लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 20 साल पहले कितना होगा? 10-20 लाख रुपए लगा लो, 20 लाख रुपए पे प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आप ये कह सकते हैं 20 years अगो इसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख थी। मार्केट वैल्यू किराए की नहीं कह रहा, वैल्यू दुकान की कह रहा हूं आपको, 20 लाख रुपए। और उस टाइम पे इन्होंने खरीदा नहीं था, 20 साल पहले। ठीक है, 20 लाख रुपए था, तो इनका किराया कितना चलता था? रीजनेबल है ना, 20 लाख की प्रॉपर्टी पे 10,000 दे रहे। फिर एक एक्ट आया बच्चे, दैट इज रेंट कंट्रोल एक्ट। और वो ये कहता है कि आपका जो रेंट है ना, वो फिक्स हो जाएगा। 10,000 देते थे, फिक्स हो जाएगा। कंडीशन ये है, इफ टेनेंट पेस 50% ऑफ मार्केट वैल्यू, दैट इज 10। अभी के अभी लैंडलॉर्ड को इस वैल्यू का आधा पैसा दे दे, किराया फ्रीज हो जाएगा। अब मुझे बताइए, डील तो अच्छी लग रही होगी, लैंडलॉर्ड को भी अच्छी लग रही होगी। बेटे आज अगर किसी चीज की वैल्यू 5 करोड़ है, सोच के देखिए आप एक बार, प्रैक्टिकली सोचिएगा। आज इधर की वैल्यू ना इस नीचे वाले फ्लोर की अगर बोलूं 6 करोड़ है, तो आज पे अप्लाई करो कि अगर मैं अभी के अभी 3 करोड़ दे दूं तो मेरा रेंट नहीं बढ़ेगा। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा सर 3 करोड़, लैंडलॉर्ड बोले 3 करोड़ आ रहे हैं भाई साहब, लाइफ टाइम फिक्स। हाँ ना, वो सारी चीजें बेचोगे नहीं, आप बाहर ही निकालोगे मुझे। आई एम गिविंग यू 50% ऑफ द वैल्यू, आप मुझे बाहर ही निकाल सकते हो आप। हाँ, जब तक अपनी मर्जी या फ्रॉड ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, मैं इधर काम कर रहा हूँ, मेरे को बाहर नहीं निकालोगे आप। और मैं 50% दे रहा हूँ, सोच के देखो, 6 करोड़ का 50% दे रहा हूँ बेटा, छोटी मोटी बात थोड़ा है। 3 करोड़ दे दो, बाहर निकाल दोगे तो क्यों दूंगा फिर आपको? तो जब 3 करोड़ दे रहा हूँ तो फिर हो सकता है, एग्जैक्ट। बिल्कुल पगड़ी सिस्टम आएगा आपका, इसको पगड़ी सिस्टम ही बोलते हैं, समझ रहे? तो अब आप समझिए, क्या ये 20 साल पहले लैंडलॉर्ड को क्या उस टाइम 20 लाख रुपए का 50% तो भी बड़ा अमाउंट था या नहीं था? बिल्कुल था बेटे।
उस टाइम पे 10 लाख रुपए इज लाइक आज का 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे था। और भाई उसने डील डन करो, ऑब्वियसली एज्यूमिंग कि ये आर्चिस को भी सही लगा, उनको अरेंज करने में दिक्कत तो हुई होगी, बट लैंडलॉर्ड वाज आल्सो। लेकिन किसको पता था बेटे कि दिल्ली के रेट इस रेट से बढ़ जाएंगे? समझ रहे हो कि वो जो चीज 20 लाख की थी वो आज के टाइम पे 6 करोड़ की हो जाएगी, 8 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, हो गई तो हो गई भाई। रेंट कितना जाएगा? 10,000 एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली आज के टाइम पे जब आपको रेंट 6 लाख रुपए लग रहा है, उस जगह का रेंट कितना जा रहा है बच्चे? 10,000। आप मुझे बताइए, क्या लैंडलॉर्ड फोन भी करता होगा कि रेंट की ड्यू डेट आ गई? क्या वो आता होगा, अरे भाई रेंट दे दो? नहीं आता। लेकिन मेरे को मेरे रिलेटिव बताया था, कह रहे वो नहीं आता पर हम जरूर दे। समझ रहे हो? 10,000 देके जो खुशी मिलती होगी बेटे, समझ रहे हो? जहां आपकी जेब से 6 लाख जा सकते हैं, वीडियो गेमिंग 10,000। मुद्दे की बात ये है, ये इसलिए ऊपर आ है बिकॉज दिस रेंट इज डिसाइडेड एज पर रेंट कंट्रोल। 11 मंथ्स का होता है जनरली, हाँ ठीक है। बढ़ा लो मैडम, 1-1 हजार करके बढ़ा लो 20 साल में। कितना पहुंच जाओगे? 25,000 पहुंच जाओगे क्या? वो अब वो एग्जैक्ट 20 साल पहले एग्रीमेंट में 5% इंक्रीमेंट की बात हुई बस। समझ रहे हो? वो तो फर्दर डिटेल्ड बात है। और 10 को बढ़ा लो, कितना पहुंच जाओगे? लिखवा लिया एग्रीमेंट, 5-5% बढ़ा लो, 10 बढ़ा लो, ठीक है। पर जो फिक्स हो गया वो रेंट, ठीक है। तो वो आप सोचो, मार्केट रेट 6 लाख है, मैं 10 को 15-20 लिख दूंगा, क्या फर्क पड़ता? मुद्दे की बात ये है कि रेंट कंट्रोल एक्ट से आप मुझे बताइए टेनेंट को फायदा मिल गया नहीं मिल गया? एंड जब ये आया था तब दोनों के लिए विन विन पोजीशन थी। अब वो तो चांस की बात है ना कि बढ़ गया इतना। तो बेसिकली आज के टाइम पर अभी अब क्या हुआ था, अब लेटेस्ट में बताता हूँ। आपको क्या लग रहा है लैंडलॉर्ड को तकलीफ होती होगी नहीं होती होगी? वैसे क्या समझ, मेरी 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे को रिटर्न कितना आ रहा है साल का? 1,20,000। और बेटे आप कह रहे हो अरे कोई बात नहीं वैल्यू तो बढ़ रही है, अरे काहे की वैल्यू बढ़ रही है? बढ़ भी रही है तो भी किराया मैं बेच ही नहीं सकता उसको। तो लैंडलॉर्ड ने इनको पैसे दिए। इन्होंने कहा, लैंडलॉर्ड ने बोला जगह खाली कर दीजिए आप आर्चिस को। अब मेरे से जो मार्केट रेट जो भी है, अब उसका 2-4 करोड़ 5 करोड़ ले लो आप क्योंकि सोच के देखो बेटे, कल को अगर ये प्रॉपर्टी का रेट 80 करोड़ हो गया और किराया 10,000 ही आ रहा है, तो बेटे हार्ट की प्रॉब्लम तो हो जाएगी लैंडलॉर्ड को। समझ रहे हो कि मैंने क्या ही डिसीजन ली? उसने कहा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 4 करोड़ रुपए, एंड इस पे कैपिटल गेन लग जाता है भाई साहब। मेरे पास राइट था, वो निकाल नहीं सकता था, मैंने अपना राइट गिव अप करा, जिस वजह से वो 4 करोड़ है, कैपिटल गेन भी लग जाता है इस पे। वो उधर देखेंगे। तो उन्होंने क्या करा, 4 करोड़ दिए। और आर्चीज ने क्या करा बच्चे, जिस 2-4 जैसे शॉप छोड़कर एक अब अपनी ही शॉप खोल ली बच्चे। नाउ दे आर ओनर ऑफ दैट। मुझे बताइए, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्या ऐसा बहुत सारी जगहों कैनॉट प्लेस पर भी है? अगर आप कैनॉट प्लेस में बहुत सारे वो एम्पोरियम और वो देखोगे ना, ऐसे बहुत सारी रेंट कंट्रोल है। हाँ, डिफेंस का हो सकता है, बहुत हो सकता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको भाई अगर छुड़वानी है जगह तो यू हैव टू पे बिकॉज ही हैज अ लीगल राइट। एंड देन द वैल्यू ऑफ द लीगल राइट वो नेगोशिएट होती है और वो पैसा देके ही खाली करा है। क्लियर है बच्चे? तो अब जब वो हट गए होंगे तो अब क्या दोबारा से 10,000 पे होगा? हाँ भाई, अब तो आप नए किराएदार हो, जो भी मार्केट रेट है वही लूंगा जी आपसे। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं आपको बोलूं, जो घर आपका है जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख है, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, और स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला बताओगे? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू। भाई पहले दोनों में से हायर बता दो। 6 लाख। बट कैन इट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट? तो कहां से 6 लाख हो जाएगा आपका आंसर? 3 लाख आंसर है जी। सो योर एक्सपेक्टेड रेंट इज 3 लाख पर annum। कही है, क्लियर है?
हाँ जी। ओके, अभी तक मैंने भाई मैं ले कितना किराया रहा हूं उसकी बात नहीं हुई अभी तक, एक्चुअल की बात नहीं हुई है ये। अगर आप देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड, क्लियर है बच्चे? तो कितना, ऐसी जनरली बोल रहा हूं, आपका आंसर कितना आएगा? देखो बेटे, एग्जाम में तो कोई भी वैल्यू दे रखी होगी ना, तो लेट सपोज इफ एक्चुअली आई एम टेकिंग 2.5 lakhs एक्चुअल रेंट, साल का कितना ले रहा हूं मैं, 2.5 लाख, तो जीएवी कितना आएगा, विच एवर इज हायर। और अगर मैं एक्चुअली ले रहा हूं 5 लाख, तो जीएवी क्या आ जाएगा, 5 लाख। आपको समझ आ गया ना बच्चे? एक्चुअल रेंट ना आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसी, यहाँ पे रेंट ड्यू, सिर्फ रेंट ड्यू ही लिखो। सो नाउ यू नो एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज। मैं आपको एक छोटी सी बात इस पे नीचे नोट लिखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट is always calculated for 12 months. Expected rate is always calculated for 12 months. Full stop. Actual rate, actual rate can be for 12 months or less. सर क्या मतलब है, छोड़ो ना बेटे, सिचुएशन बनेगी अपने आप समझ आता रहेगा, नोट लिख लो। Actual rent can be for 12 months or less. ये क्या होता है, छोड़ो ना, अभी कुछ नहीं है, जब काम आएगा। सिर्फ एक नोट लिखवाना था मैंने आपको। एग्जाम्पल बच्चे, ये वाला बना लो तो सही है, वैसे याद हो जाएगा, है ना? हर चीज का लिख दोगे तो एकदम से कनेक्ट हो जाएगा आपको, इतने रेंट वेंट लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो मतलब, ठीक है, इमीडिएट अगर याद होता है तो। लिख लिया बच्चे? बढ़े आगे, एग्जाम्पल ही बनाने। आओ, डेटा आएगा अभी, ठीक है, फोकस करना भी। ओके सर, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। ओ, चलो अभी लिख, ठीक है दोस्त, लिख रहा है। ओके, आओ जी। चलो रे, बताओ रे, एक्सपेक्टेड रेंट बताओ रे, वैल्यू बड़ी बड़ी क्या रखनी है, फॉर्मूला लगाओ और एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। कितना आएगा एक्सपेक्टेड रेंट? 100 और 500, विच एवर इज हायर, दैट इज 500, बट इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट 300। तो 300 आ गया पहली बात तो। एक्चुअल रेंट गिवन होगा आपको, जीएवी क्या आ जाएगा,
बहुत अच्छी बात है। क्या बच्चे? टेबल बना रहा मतलब ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हो आप, फिर फुल क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे सर। टेबल बना लोगे आप ये साथ में। एक्सपेक्टेड रेंट 100 और 80 विच एवर इज हायर 100। स्टैंडर्ड रेंट पे हम नहीं चल, स्टैंडर्ड से आप ऊपर नहीं जा सकते, पर अगर वही ऊपर है तो उधर थोड़ी ना चले जाओगे। हाँ, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा? जीएवी। भाई जब खुद ही कह रहे हो 800 किराया है, एक्चुअल तो होता है जो एक्चुअल में आपको ड्यू बेसिस पे मिलेगा। जब खुद ही 800 कह रहे हो तो 800 ही तो टैक्सेबल करूंगा। ओके, बस बेटे कॉन्सेप्ट पकड़ लिए हो आप। 6 लाख, 12 लाख। सर हर प्रॉपर्टी पे जरूरी है क्या स्टैंडर्ड रेंट हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे लगा ही नहीं, लोगों ने कभी एंटर करा ही नहीं वो एग्रीमेंट। और एक्चुअल रेंट इज 18 lakhs पर annum. So what is your expected rent? Exactly. And what is your GAV? सेट है ना कहानी? समझ आ गया ना बच्चे? और तो वैसे ऐसा कोई केस बनता नहीं है, पर ऐसे ही बना देता हूँ बस। बट पूरी लाइन है मैडम, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, वो भी है नहीं तो। हाँ, 6 lakhs, 4 लाख, 8 lakhs, 2 lakhs। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा बच्चे? वेरी गुड। एक्चुअल रेंट 2 सर, अब आप कह रहे हो सर एक्चुअल 2 है, वो हमें क्या लेना देना भाई, एक्चुअल सरकार कह रही है, झूठ बोल रहा है तू। 6 लाख करेंगे टैक्सेबल। ये साहब क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, अच्छा टेबल बन गया ये। हितेश जी, दोस्त अभी से इधर दुर्गा पूजा की अभी से स्टार्ट हो जाता है? नहीं, तो अभी वो क्यों लग रहे हैं ग्राउंड में पंडाल टाइप्स? आज क्या है? अच्छा, पर अभी आज कोई ऐसा वो तो नहीं है, पर कब से होता है मतलब? अच्छा, पर अब ये दुर्गा पूजा तक लगे रहेंगे? और अक्टूबर में होगी दुर्गा पूजा, सितंबर लास्ट। हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? ओके, देखो आपको अभी एनालिसिस तो और भी करना है इसमें। ठीक है, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट और ये चलो पहले यही करते हैं। आपको पता है ये सारी वैल्यूज जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा था, वो सेक्शन 23 के अंदर ही चल रही थी। 23 याद है हमने क्या लिखा था? एनुअल वैल्यू। तो उसमें से 23(1)(a) क्या होता है जो आप सीख चुके हो? दैट्स एक्सपेक्टेड रेंट। 23(1)(a) इज एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब जो हमने सीखा है एक्सपेक्टेड क्या होता है, फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वेज इज हायर बट कैन स्टैंडर्ड रेंट। ये बात कौन सा सेक्शन बोलता है? 23(1)(a). ठीक है बच्चे, फिर आपने 23(1)(b) भी कर लिया है। 23(1)(b) कहता है
GAV is higher of एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। यही तो सीखा हमने GAV के बारे में, है ना। लेकिन आपने 23(1)(c) अभी आपको नहीं पता। 23(1)(c) लिखते हैं और फिर उस पर एनालाइज करेंगे। इफ बिकॉज ऑफ वेकेंसी, ओहो, वेकेंसी का मतलब भी समझाऊंगा बच्चे। बिकॉज ऑफ वेकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। वेकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया। इन दैट केस GAV इज एक्चुअल रेंट। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? अरे बेटे समझ नहीं आएगा बेटे, समझाऊंगा बेटे, लिख लो बस एक बार। लिख लिया बच्चों ने? मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया था कि आपके पास प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दिया हुआ है ना, तो आकांक्षा जी ने बताया था। तो बच्चे ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक, मतलब टेनेंट बोले अब हम तो जा रहे हैं, तो नया टेनेंट ढूंढने में टाइम लग जाए, तो कुछ टाइम खाली रहता है। ठीक है, तो उस खाली रहने को वैकेंसी बोल रहा हूँ। और वैकेंसी का मतलब है कि जगह किराए पे चढ़ी होती है, 8 महीने तो चढ़ी हुई थी सर, 4 महीने से भी ढूंढ रहे खाली है सर। मैं इसमें ये नहीं कह रहा वहां पे रह रहे हो, आप लेट आउट करना चाह रहे हो, किराए पर देना चाह रहे हो, पर अभी वेकेंट है। हो सकता है ना ऐसा? मैं सिर्फ आपको वैकेंसी का मतलब बता रहा था, मेरे को और कुछ ऐसे नहीं बताना था। आपके दिमाग में बस आना था कि हाँ सर, किराए पे ही चढ़ दी है पर खाली पड़ी हुई है जगह। ठीक है जी। अब आइए, अब हम कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं जिसके थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। सबसे पहला, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर वैल्यू 8 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख। एक बार रुक जाना, वैल्यूज को जैसे रखता हूँ जो कि स्टार्टिंग से ही मुझे हेल्प मिल जाए। 7,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, और ये क्या चल रहा है भाई, पर एनम एक्चुअल रेंट 12 लाख रुपए। ओ माई गॉड, दिस इज केस नंबर 1। सर कोई वैकेंसी कुछ नहीं है बेटे, बोला ही नहीं, तो पूरा 12 महीने चढ़ा हुआ है ना किराया अभी। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट? 4,80,000। 6 और 7 20, विच एवर इज हायर, 7 20, बट स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जा सकता। 4,20,000, सॉरी 4,80,000। और एक्चुअल रेंट कितना है? GAV कितना? ना, मेरा सवाल है सेक्शन के साथ बताइए कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंगली GAV निकला। GAV निकालने के दो सेक्शन है, 23(1)(b) या C? 23(1)(b). सो एज पर 23(1)(b), मैं यहाँ पे सेक्शन लिख रहा हूं 23(1)(b), आपका GAV क्या आया है? 12। और ये तो सिंपल हमने जो सीखा था, यानी कि सारी की सारी GAV जो अभी तक निकाली थी वो 23(1)(b) की थी सर जी। यही है ना बच्चे? आओ जी, आगे देखेंगे।
ऐसी जनरली अब और गहरी बात करने जा रहा हूं। अगर मैं म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख लिखता हूं, अगर मुझे इसको महीने में तोड़ना हो तो उसका क्या मतलब है? इसका महीने का कितना म्युनिसिपल वैल्यू? एग्जैक्टली 50,000 पर मंथ। तो जस्ट ऐसी एक, ऑब्वियसली ये तो दिमाग में है ही ना हमारे। सो कैन आई से दिस इज 50,000 पर मंथ, एंड रादर आई शुड राइट दिस इज 50,000 इंटू 12, पूरे साल का है। इसी हिसाब से फेयर वैल्यू बच्चे 60,000 इंटू 12, यही है ना? 720 हो जाएगा। 480 को क्या बोलू रे? 40,000 इंटू 12 ना। मुझे एक्चुअल रेंट बता दो महीने का क्या है। वैकेंसी 2 महीने, मतलब 2 महीने खाली। तो ये एक्चुअल रेंट क्या है बेटे? ये तो एक्चुअल है जो किराएदार मुझे दिया है, नहीं दिया वो अलग बात होती है, उस पर अलग कॉन्सेप्ट है। पर ये कितने महीने का है? 10 लाख। 10 महीने का है। ये जो 10 लाख है कितने महीने का बच्चे? 10। So can you tell me the per month rate? That's 1 लाख. So I'm writing 1 लाख into 10 है। 2 महीना खाली थी ब्रो। हाँ जी मैडम, वैकेंसी 2 महीने का मतलब खाली है 2 महीना। तो किराए पे कितने महीने चढ़ा? तो 10 महीने का किराया अगर 10 लाख है तो एक महीने का 1 लाख हुआ। एक्चुअल, ये एक्चुअल है मैडम। 10 लाख गिवन। एक साल नहीं, 10 महीने का, क्योंकि मैंने वैकेंसी, हाँ 10 महीने का। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब समझिए। सो डू यू सी एक चीज कि मैं एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? 4 लाख। बट कैन आई से दिस इज फॉर 12 months एंड योर एक्चुअल रेंट इज फॉर 10। तो सरकार कह रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर जब मेरा एक्चुअल 10 है तो एक्सपेक्टेड भी 10 से कंपेयर करवाओ ना। ठीक है, अब आप वो नोट पढ़िए जो मैं लिखवाया था। एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर। सरकार कह रही है ना भाई हम नहीं कम करते भाई, ये प्रोराटा बेसिस पे कम नहीं करूंगा मैं कि 4 लाख 80 अगर 12 महीने का है तो 10 में, ये सब कहानी नहीं चल रही कुछ। एक्सपेक्टेड रेंट 12 का रहेगा, एक्चुअल जो चल रहा है वो चलता रहेगा ना। मुद्दे की बात ये है एक्चुअल रेंट कितने का है? 10 लाख। अब आप बता दो, मैंने एक्सपेक्टेड भी निकाल दिया, एक्चुअल गिवन है आपको, जीएवी क्या है? 10 लाख। जीएवी का आंसर क्या आएगा? 10 लाख। सेक्शन बता दो। 23(1)(b) या 23(1)(c)? कितने बच्चे कह रहे हैं 23(1)(c)? 23(1)(c) और कितने बच्चे कह रहे हैं 23(1)(b)? बाकी बच्चे कह रहे हैं जल्दी आंसर बताओ, हमें नहीं बताना कुछ। 23(1)(a तो नहीं सोच रहा है ना कोई? भाई जब पूछ दो बेटे के कॉन्सेप्ट का कुछ, मैं तो समझा रहा हूँ क्या चल रहा हो पता नहीं ना। करेक्ट आंसर इज 23(1)(b). बहुत ही आसान था, खुश होने की जरूरत नहीं है अभी। अभी जो मेन सवाल है ना वो आएगा, वो देखते हैं आप दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे। 23(1)(c) जो बोल रहे हैं, ये लाइन पूरी जस्टिफाई हो रही है क्या, ये सिर्फ वैकेंसी एक वर्ड देख लिया हाँ वही है ऐसे? ऐसे थोड़ा ना होता है, एक वर्ड आपने समझा, वर्ड देख के हाँ वही लग गया, ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता। पूरी लाइन जस्टिफाई हो रही है। वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम, एक्चुअल रेंट तो कम ही नहीं है। एक्चुअल रेंट कम है आपका, तो कहां से बात हो रही है? ये आंसर दोगे तो मैं मानूंगा बेटे आप में दिमाग है। अगर आंसर नहीं दिया तो 6 लाख, 7.2 lakhs, 4.8 lakhs। ओ माय गॉड, 6 लाख की बाइफरकेशन
ये हो गया 60,000 इंटू 12, ये हो गया 40 इंटू, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल रेंट छोड़ो ना, एक बार एक्सपेक्टेड रेंट बता दो। 4,80,000। अब एक्चुअल रेंट पे आता है, कितने महीने खाली, कितने महीने किराए पे चढ़ा, टोटल किराया कितना है, तो पर मंथ। इतना इजी सर, 30,000 इंटू 10 समझ आया सबको। अच्छा जी, ये लो फिर लिख दिया बेट। अब बताइए जीएवी क्या हो। एक्सपेक्टेड रेंट 480 आ गया, एक्चुअल रेंट 3 लाख आ गया। एक हमारा बेसिक माइंड क्या चल रहा था, विच एवर इज हायर जिंदगी में, यही था ना बेसिक, तो मैंने आपको यही सिखाया था। 23(1)(b, अगर मैं 23(1)(b के हिसाब से बोलूं तो, और 23(1)(c के हिसाब से बोलूं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मुझे बताइए। समझ आ गया सब बच्चों को? गलत है बेटे, गलत है बेटे। 23(1)(c नहीं लगा। ऐसे कैसे नहीं लगा? बिल्कुल वैकेंसी की वजह से है, वैकेंसी की वजह से कम है। इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी दैट यू आर लेस? ओ भाई साहब, वैकेंसी ना भी होती ना तो भी तुम कम ही थे। बिकॉज का बहुत बड़ा रेलिवेंस बन गया ये। मैं कह रहा हूँ नहीं है वैकेंसी तो भी कितना होता, 360, तो काय बात का वैकेंसी का बोल रहे हो? दैट्स बिकॉज ऑफ वैकेंसी और एक्चुअल एंड इज लेस देन एक्सपेक्टेड। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वैकेंसी। आप तो वैसे ही कम हो, हटा लो, मान लो वैकेंसी है भी नहीं, तो भी 360 से ऊपर कहां जा रहे तुम? तो क्या तुम वैकेंसी की वजह से कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से? नहीं। तो आपका 23(1)(c नहीं लगा है, 23(1)(b लगा है, जो कि होगा 4.8। 23(1)(c नहीं लगा है भाई। मैं आपको इसको लिखने का तरीका एक और बताता हूं, कि आप यहीं पे ना कह सकता हूं, ये विद वैकेंसी था ये 3 लाख रुपए। आप यहीं पे सामने सामने निकाल सकते हो कि सर अगर वैकेंसी ना होती तो कितना किराया होता, आपके सामने है। अगर वैकेंसी ना भी होती तो 3.6 होता। इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी? नो, यू आर ऑलरेडी लेस। प्रोविजन क्या है? इफ बिकॉज सरकार कह रही है भाई वैकेंसी की वजह से तो गिर गया ना, तो आइयो ना मेरे पास। जस्ट बिकॉज खाली होता है हर पॉइंट लेकर आ जाते हो, सर 1 महीना खाली है फिर मैं लॉजिक लगाऊं। वैकेंसी की वजह से गिरोगे तो सरकार हेल्प कर तो रही है आपकी। वैकेंसी की वजह से नीचे गिरोगे आप एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट लेने तो दे रहा हूं आप, समझ रहे हो? अब एक बार देखते हैं, समझ आया बच्चों को पॉइंट? ठीक है, अब आप देखिएगा बच्चे। ठीक है, केस नंबर डी में अब मैं, अभी तक मैंने 23(1)(c अभी तक लगाया ही नहीं, अब दिखाता हूं कैसे लगेगा। केस नंबर डी, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर वैल्यू 7,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, एक्चुअल रेंट, ओहो, एक्चुअल रेंट रखते हैं, ठीक है 4 लाख भी रख ही सकता हूं मैं। सर एक्सपेक्टेड रेंट पे थोड़ा ना कोई दिमाग लगाना होता है बच्चे, एक्सपेक्टेड रेंट बता दो आप। एक्चुअल रेंट
बट एक्चुअल रेंट के नीचे ये तो कह सकता हूं आफ्टर वैकेंसी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। बट अगर मैं बोलूं विदाउट वैकेंसी, अगर मैं इसी के नीचे, आप बस कंफ्यूज मत होना, बस फिर दो दो है। अगर वैकेंसी ना होती मेरा एक्चुअल रेंट कितना होता? 12 लाख होता मेरा एक्चुअल रेंट। अगर वैकेंसी ना होती तो 12 लाख होता। अब आप मुझे बताइए, इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी दैट योर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड? यस। तो अब आपका जो जीएवी है वो निकलेगा 23(1)(c) के हिसाब से, और वो ये बोलेगा भाई बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट नीचे आ जाए तो एक्चुअल रेंट ले ले भाई। और एक्चुअल रेंट कितना है भाई? 4 लाख। समझ आया आपको बच्चे कैसे लग रहा हो? गहरी बात है बेटे, ऐसे नहीं है बस ऊपर ऊपर से कर ले। पेपर में पॉइंट आते थे सिंपल कैटेगरी में, नहीं आप सोचोगी। तो लेस नहीं बोलूंगा मैं उसको, फिर तू वही ले लेगा। अगर तुम, हाँ फिर 23(1)(b), ये भी बुक्स में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। तो फिर 23(1)(c) नहीं लगा, 23(1)(c) लगता है इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन। मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा, समझ रहे? आएगा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उतना डिटेल बात पे। ठीक है, तो फिर तू दोनों में से कोई भी ले ले। बट आपने किस हिसाब से निकाला? 23(1)(b) के हिसाब से। 23(1)(c) तब लगेगा जब तेरा एक्चुअल रेट गिर जाएगा उस इक्वल पे नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चे। एक और एग्जांपल दूं, देखते हैं कि मतलब क्या आंसर आएगा आपका। अब थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देता हूं, वैसे तो तुम्हें समझ आ चुका है बट एक एक एग्जांपल और कर लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 60 lakhs per annum, फेयर वैल्यू 50 lakhs, स्टैंडर्ड रेंट 72 lakhs per annum। चलिए, मुझे भी नहीं पता भी क्या आंसर है, मैंने एक वैल्यू लिख दी अभी। कोई वैल्यू आप बोलोगे अलग बदलनी होगी तो बदल देंगे। एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ रहा है बच्चे? चलो लिख लो एक बार उसको। 56 है ब्रो, ये 50 है, ये 56 है। एक्सपेक्टेड एज 60 lakhs, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल रेंट 56 lakhs, बट दैट्स, तो पर मंथ कितना बन रहा है वैसे? 8 लाख। हाँ, वैकेंसी थी ये 5 महीने की, और अगर विदाउट होता तो कितना आता? ओ माय गॉड, इज इट बिकॉज ऑफ वैकेंसी? यस, डेफिनेटली यस। तो आपका जीएवी 23(1)(c) के हिसाब से निकलेगा, और वो क्या होता है बच्चे? एक्चुअल रेंट, दैट इज 56। कई ये साथ क्लियर है बच्चे? एंड आप समझिए, ऐसे नहीं है एक सेक्शन पढ़ा, गवर्नमेंट का मैसेज तो समझो। खाली होती है प्रॉपर्टी तो लोग कहते थे हमारा एक्सपेक्टेड को भी उतने महीने का करो, सरकार कहती नहीं करूं। पर वैकेंसी की वजह से तुम्हारा एक्चुअल भी नीचे गिर जाए तो आना मेरे पास। समझ रहे हो? गवर्नमेंट का मैसेज तो सिंगल एक लेटर वर्ड में है ना, सेंटेंस में। वैकेंसी की वजह से तुम गिर गए तो चलो वो ले लेना, उसके अलावा मत आ जाना। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे? ओके। तो ये आपका वैसे ना, अगर हमने ये जो केसेस बनाए थे इसके ऊपर एक चीज लिखनी भी चाहिए थी हमें। कुछ लिखा था?
ठीक है, यहां से था ना जैसे ये कॉन्सेप्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं, बना लिया था। ठीक है, पार्ट ऑफ द ईयर, एलओ स्टैंड्स फॉर बच्चे लेट आउट। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूंगा एलओएस, लेट आउट। पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, ओके। पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगली हेडिंग डाली। लेट आउट, लेट आउट। हेडिंग है भाई, वैकेंसी का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, अभी आप जिस घर में रह रहे हो, अभी इस साल में कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने आप रह रहे हो, और आगे के 7 महीने आपने किराए पे दे दिए। सब तो शिफ्ट हो गए, आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए, नोएडा शिफ्ट हो गए, साथ वाले घर में शिफ्ट हो गए, नया घर ले लिया, इसको किराए पे चढ़ा दिया, क्यों नहीं हो सकता क्या? तो कुछ महीने तो निकल चुके हैं भाई, इस महीने में तो आप उसमें रहे हो, यू स्टेड इन दैट हाउस, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप जिस घर में भी रह रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? दैट सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऐसा हो सकता है एक इंसान 5 महीने उस घर में रहा है, और आगे के महीने में उसने किराए पे चढ़ा दिया। सो दैट्स पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आपके दिमाग में अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, तीनों भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? सिचुएशन तो 140 करोड़ की जनता, कुछ भी सिचुएशन होगी। ठीक है, वो भी देख लेंगे, पर अभी फोकस क्या है? पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। आइए अगली हेडिंग बनाते हैं बच्चे। And part of the year, SO stands for self-occupied, और लेट आउट तो आपको पता ही है, लिख दिया इसमें। अच्छा जी, आओ बेटे, वो कुछ नहीं समझाना है इसमें, सीधा आंसर आ जाए। 6 लाख। स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है मैंने। एक्चुअल रेंट 6 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने आप रहे, तो कितने महीने किराए पर है? 10 महीना। तो 60,000 रुपये दिख रहा होगा आपको महीने का, किराए पे चढ़ा दिया होगा ना मैंने। तो लिखने को इधर लिख सकते हैं, सर जी ये 60,000 इंटू 10 रुपए हमारा एक्चुअल रेंट, हमें किराए पे चढ़ा। 2 महीने हम खुद रहे थे, 10 महीने किराए पे चढ़ा। अब आप ज्यादा लोड क्यों ले रहे हो? आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट? 8 लाख। व्हाट इज योर एक्चुअल रेंट? आपको कोई दिमाग नहीं लगाना बेटे, विच इज हायर। वैकेंसी वो जैसे उसमें था ना, कुछ नहीं है, यानी कि इसकी जो जीएवी है, इस पे कोई सेक्शन अलग नहीं है, यानी कि इस पे बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्शन लग रहा है? 23(1)(b), विच एवर इज हायर। 8 लाख रुपए, मुझे कुछ नहीं देखना मुझे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की वजह से ये है नहीं होता, कुछ नहीं देखना मुझे, वो सिर्फ वैकेंसी के लिए था। सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने जो डेटा था मैंने लिख दिया, मैंने हायर पकड़ लिया, बात क्लियर है बच्चे? एक केस और बना लेते हैं।
एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? एक्चुअल रेंट 24 लाख। ऐसे ही बोल रहा हूँ 3 लाख रुपए महीने दिख रहा होगा। जीएवी, ओ बेटे दिमाग ही क्यों लगा रहे हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, 23 भी हायर ले लोगे बेटे, 24 लाख। वैकेंसी पे दिमाग लगाना होता है जी। अब बस 1-2 दिन में, इस वीक में ले लूंगा। बल्कि अगली क्लास में, अब तुम्हारा कब, कल दे देंगे बच्चे कैश फ्लो का टेस्ट? नहीं, दे दो यार। एक एक दो दिन दे देता हूँ कि अभी फ्लो से थोड़ा हट गया होगा। तो एक काम करो ना, और आज थर्सडे है, मुझे लगा मंडे या ट्यूसडे है। सैटरडे दे दो फिर। पर ये वाला तो आप पढ़ चुके थे ना, इतना तो प्रेशर लेना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? पार्टी में भी आप डांस कर रहे थे, थक गए थे, पर करते जा रहे थे ना डांस। ऐसे पढ़ाई में क्यों नहीं हो पा रहा बेटे? है ना? सैटरडे को कैश फ्लो है, प्रेशर तो लेना ही है भाई, ऐसे डेली थोड़ा ना कोई मतलब एंजॉयमेंट है कोई। ठीक है, ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा, कैश फ्लो का कंफर्म्ड है। ठीक है, सर उसका पीडीएफ एक बार दोबारा भेजना ताकि। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक ना इधर ही एक चेंज कर रहा हूं मैं, और बना ही देना तुम तो केस नंबर सी बना देना। और मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 months, वैकेंसी 2 months। ओ माय गॉड, सारी बातें सेम है, बस मैंने वो 4 महीने वाले को दो दो में बांट दिया है ऐसे। ना ना, टोटल टोटल तो 4 months ही आपका झमेला है। 8 महीने का किराया तो मिला ही है, 3 लाख ही किराया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट एक बार लिख लो आराम से, कोई नहीं। एक्चुअल रेंट 24 लाख। ना मुझे सेक्शन बता देना बस आप, 23(1)(b) या 23(1)(c), अपने आप ड्रिल डाउन हो जाए। बी एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वैकेंसी ना, अच्छा मैं तो ऐसी अगर सीधा बोलूं, आपको वही ड्रिल डाउन करना है कि सर अगर वैकेंसी ना होती तो मैं 3 लाख और जोड़ देता 2 बार, तो 30 लाख रुपए दिखाता। और सर वो तो वैसे ही हायर चल रहा हूँ सर मैं, 23(1)(c) तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। एक बात बताइए, आपका एक्चुअल रेंट कितना है? बाय एनी वैकेंसी है मैं मानता हूं, बट इज इट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट राइट नाउ? 23(1)(c) तो लग ही नहीं रहा। So it is 23(1)(b), and 23(1)(b) says whichever is higher. तो obviously ये तो वैल्यू होगा कि एआर की वैल्यू ज्यादा थी तो हमने ले लिया। जैसे अगर मान लो हमारी एआर की वैल्यू कम आ रही फॉर एग्जांपल, तो पहले तो 1 महीने का निकाल देना है। मैं बनाता हूँ कुछ, एक वैल्यू ऐसी करता हूँ। क्या क्या वैल्यू लिया हमने? हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 18 था ना, 1.5 लाख रुपए मोटा मोटी था। तो मैं इसको 2 लाख के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से, 9 महीने 18 महीने, occupied 16 लाख। चलिए, अब देखिएगा, एक बार पर मंथ भी लिख देते, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। म्युनिसिपल वैल्यू कितना बैठ रहा है वैसे टेक्निकली? 1.5 लाख इंटू 12, ये कितना बैठ रहा है बेटा? 1 लाख इंटू 12, और ये कितना बैठ रहा है?
5 लाख इंटू 12, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या ले लूंगा मैं वैसे? एक्सपेक्टेड निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा मेरा 18 लाख। अब मेरी बात समझिएगा भाई, 2 महीना खाली, 2 महीना वेकेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 16 लाख है कितने महीने का है? 8 महीने का। इसका मतलब कह सकता हूं 2 लाख इंटू 8 बन रहा है ये, ठीक है जी। तो अगर मैं एक्चुअल रेंट, ऑब्वियसली मैं एक्चुअल तो 16 ही लिखूंगा बेटे, एक्चुअल एक्चुअल तो 16 ही लिखूंगा। अब बता दो मुझे 23(1) बी या सी? एग्जैक्टली, क्योंकि अब जैसे ही 2 महीने का वैकेंसी है तो 4 लाख ही तो ऐड करूंगा। हाँ ठीक है, ये देखो 16 लाख, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड को छोड़ो ना, आप उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उसमें तो कोई, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज विद 2 मंथ्स वैकेंसी, और मुझे विदाउट वैकेंसी निकालना होता है बस। तो अगर विदाउट वैकेंसी होता तो बेटे 20 लाख होता ना बेटे। अब आप बोलो और सेल्फ क्यों दिखूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड को मैं, उसमें प्रोविजन ही नहीं है ऐसा। मेरे को तो विदाउट वैकेंसी देखना है मेरे को, और अब देखना है मुझे क्या वैकेंसी की वजह से मैं कम हूं, बिल्कुल हूं मैं। सो दैट ब्रिंग्स आउट सेक्शन 23(1)(c), और मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ये अच्छा एग्जांपल बन गया। हाँ जी, इसके बाद कोई और कॉम्बिनेशन बचता ही नहीं है, फिर आपका आराम से हो जाता। सर एक करेंट बोला आपने ना, तो मतलब हमने यहाँ पर सिर्फ वैकेंसी वाले के 4 लाख ऐड करे, एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, कहिए क्लियर है बच्चे? चलिए बस केसेस लिख लेना बच्चे, है ना, और यहीं तक रखेंगे फिर, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपकी कहानी आगे बढ़ाऊंगा। ऑल क्लियर टिल हेयर? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और एक बार बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्या क्या करा हमने, एक बार 1 मिनट नोट कर लिया बच्चों ने? जल्दी वाले क्लास में, जल्दी वाले क्लास में फिर को ए भैया नोट कर लिया? चलिए, चलो सभी बच्चे आंसर देना बेटे, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। मुझे बताइए हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 22। तीन बातें क्या थी? एनुअल वैल्यू, प्रॉपर्टी और ओनर होना चाहिए, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों नहीं हुई तो या तो अदर सोर्स या तो बीजीबीपी, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने कंप्यूटेशन देखी थी, सबसे पहले क्या निकालते? जीएवी। जीएवी इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हो? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट है 100 और एक्चुअल रेंट है 70, तो क्या लोगे? जीएवी 100। जब जीएवी आपका निकल जाता है, ठीक है, अब जीएवी के अंदर ही हमने क्या देखा कि पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, ठीक है। अच्छा एक बार पहले सेक्शन बोलता हूँ, कहने से सबसे पहले मैंने 23(1)(a), 23(1)(a) किसका था? एक्सपेक्टेड रेंट। 23(1)(b), GAV is higher of expected rent or actual rent, and 23(1)(c), if because of vacancy actual rent is less than expected rent then actual rent। और फिर हमने करा भाई वैकेंसी का सिचुएशन, वो आपको समझ आ गई। और हमने देखा था इफ उसके बाद हमने देखा पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसमें कौन सा सेक्शन लगाओगे जीएवी का? 23(1)(b, ऑलवेज 23(1)(b) लगता है। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? यहीं तक हमने करा हुआ है, और नेक्स्ट क्लास में से फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।